इंग्लिश ग्रामर में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसे हम बोलते समय, लिखते समय बार बार मिस्टेक करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि आखिर मिस्टेक हो कहाँ रहा है। सेंटेंस में आखिर कहाँ पे एरर है हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू आर डिफरेंट एंड बेटर देन राहुल। You are better than all boys. The reason why he is absent today is because he is ill. She denied to steal the car. There is no possibility of him coming late. She would prefer to dance rather than singing. ये सारे के सारे सेंटेंसेस गलत है, रॉन्ग है। अब आपको बताना है कि इनमें कहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। तो जिन लोगों को आता है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे, और जिनको नहीं आता है तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, सावन न्यूज़फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरा चैनल में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन चली जाए और आप ग्रामर से आप चीज़ों को सीख सकें मेरे द्वारा। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस, इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसमें कहाँ पे एरर है कि इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो आखिर यहाँ पर गलत कहाँ है, ध्यान से सुनिए कि इट इज़ आई रहे, आई के जगह अगर दे रहे तो दे के साथ तो जनरली आर लगता है कि दे आर कमिंग, दे आर बॉयज एंड गर्ल्स, दे आर स्टूडेंट्स। लेकिन तब भी अगर इट इज़ के बाद अगर दे रहे तभी इट इज़ ही इस्तेमाल होगा। इट इज़ आई, इट इज़ दे, इट इज़ यू, है ना, इट इज़ सोहन एंड मोहन, इट इज़ माई फादर। तो ध्यान रखें सब यहाँ पर सब्जेक्ट के चेंज हो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट के स्थान पर है जो कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर चेंज अगर होता है तो ये ईज आर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ईज जो है ये ईट के अकॉर्डिंग है, ना कि इसके अकॉर्डिंग। पहली बात। दूसरी बात, तो यहाँ पे तो कोई गलती नहीं, फिर गलती कहाँ पर है, तो हु ईज यहाँ पे मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे हु के बाद जो वर्ब आया है ईज, ये किसके अकॉर्डिंग आ गया, तो हु के जस्ट पहले आने वाले जो सब्जेक्ट के जो है उसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे क्या आया है, आई, यहाँ पे क्या आया है, आई। ठीक है, तो ये जो ईज जो है, तो ईज जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो हु के पहले आने वाले के अकॉर्डिंग। और हु के पहले क्या है, आई, और आई के लिए कभी भी ईज का इस्तेमाल नहीं बल्कि एम का इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए सेंटेंस यहाँ पर ईज कट जाएगा और क्या यहाँ पे लग जाएगा, एम। तो अब जो हमारा सेंटेंस जो सही होगा वो क्या होगा, इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान के चलो यहाँ पर ही रहता है, इट इज़ ही हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि हु के पहले क्या आया है, ही आया है, और ही के लिए इजी का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इट इज़ ही हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर यहाँ पे यू रहता है, इट इज़ यू, तो यहाँ पे क्या होता है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि यू के लिए आर का इस्तेमाल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस वो ये है, आई लव यू टू। देखिए हम हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं बहुत सारे लोग शादीशुदा हों, बुरा मत मानना, जस्ट फॉर फन। मैं फ़िलहाल शादीशुदा नहीं हूँ, बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं या बहुत से लोग किसी से होंगे रिलेशन में। तो आप जब कहते हैं कोई लड़का किसी लड़की को, या कोई लड़की किसी लड़का को, या कोई हस्बैंड किसी वाइफ को, या वाइफ किसी हस्बैंड को कि आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, करती हूँ, जवाब मिलता क्या है कि मैं आई लव यू टू, है ना, आई लव यू टू। तो ये जो जवाब है ये बिल्कुल गलत है, ये धोखेबाजी वाला जवाब है, ये जवाब सही नहीं है। ऐसा इसलिए, टू का मतलब होता है भी, ऐसे टू का और भी मतलब होता है, उसमें यहाँ बात नहीं करते हैं। मैंने जहाँ सेंटेंस लिया उसी को लेकर मैं चल रहा हूँ। टू का मतलब होता है भी। भी किस सेंस में इस्तेमाल होता है, तो टू जो है, भी का जो इस्तेमाल ये उसी के लिए होता है जिसके जस्ट बगल में टू आया होता है। तो टू किसके बगल में आया था, यू के बगल में, तो यू के बाद सेंस देगा क्या, भी। तो मतलब क्या हो गया, आई लव, मैं प्यार करता हूँ, यू तुम्हें, टू भी, तो मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। एक बात बताओ, आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, ठीक है, आप उसी लड़की से प्यार करते हैं, आपने उसे कहा कि आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अगर वो आपको जवाब दे कि मैं आई लव यू टू, इसका मतलब क्या हो गया, मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ, ये तो गलत हो गया, ये तो धोखेबाजी का काम हो गया। मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ मतलब क्या, कि इससे पहले किसी और से भी करती थी। यही सेम चीज़ लड़की भी कर सकती है। लड़की ने किसी लड़का को कहा
कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और लड़का ने क्या कहा, आई लव यू टू, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। आई लव यू टू, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, इसका मतलब पहले किसी और से भी करते थे। तो ये सेंटेंस में क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या होगा, इसका हम सही बना सकते हैं टू के पोजीशन को चेंज करके। क्यों, टू उसी के बारे में भी को लेकर बात करता है जिसके बगल में आता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आई टू लव यू, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। तो ये सही है, ना कि आई लव यू टू। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस वो है, यू आर बेटर देन ऑल बॉयज़। कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंसेस में जो अलग अलग वर्ब्स के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन चाहिए होता है, और हम क्या करते हैं, सभी वर्ब्स के लिए एक ही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं कि सेंटेंस सही है। यू आर बेटर देन ऑल बॉयज़ सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लिखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, गलत। क्यों, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे ये प्रीपोजिशन की बात नहीं है, प्रीपोजिशन की बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि यू आर बेटर देन ऑल बॉयज़, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसमें रूल्स क्या है, इस पर चलो रूल्स पे विचार करते हैं। देखिए, इन केस ऑफ कंपैरिजन, इन केस ऑफ कंपैरिजन इन द सेम ग्रुप, जब भी सेम ग्रुप में कंपैरिजन की बात हो तो उस केस में क्या होता है, ऑल रहे या नो रहे या एनी रहे तो उसके बाद अदर का इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जैसे आप कहते हैं कि यू आर बेटर देन ऑल बॉयज़, तो मान के चलो कि किसी ने मेरे बारे में कहा, मान के चलो कि मेरी मम्मी ने मेरे बारे में कहा कि किसी जगह पे किसी क्लास में हम लोग 6 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, टोटल 6 स्टूडेंट्स, तो एक मैं हो गया और बाकी रेस्ट कितना हो गया, 5 हो गए। ठीक है, एक मैं हो गया, बाकी कितना बच गया भाई, 5 बच गए। तो मेरी मम्मी ने मेरे बारे में कहा कि तुम जो हो ये क्या हो, बेटर देन ऑल अदर, बेटर देन ऑल बॉयज़, यू आर बेटर देन ऑल बॉयज़। इसका मतलब क्या हो कि मेरे मम्मी जब मेरे बारे में कहा कि तुम ऑल सभी लड़कों से अच्छे हो, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मम्मी ने मुझे भी काउंट कर लिया कि जैसे 6 स्टूडेंट हैं, तो मेरे मुझे मेरे बारे में बात करेगी, क्या कहेगी, तुम 5 से अच्छे हो कि सभी से अच्छे हो। सभी से अच्छे कैसे हो सकते हैं हम, जब उसमें हम शामिल हैं तो हम कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब मैं अगर सही हो सकता हूँ तो मैं 5 से अच्छा हो सकता हूँ ना। सभी से अच्छा होना मतलब ये है कि मैं खुद से भी अच्छा हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब अपने आप को छोड़ करके कितना 5 बच गया, मैं उससे अच्छा हूँ, तो इसीलिए वर्ड क्या आता है, अदर। तो यू आर बेटर देन ऑल अदर बॉयज़, तुम जो है टोटल 6 स्टूडेंट है, तो मैं जो हूँ ये दूसरे जो बच गए जो 5 स्टूडेंट उससे मैं अच्छा हूँ, तो इसलिए क्या वर्ड आता है, अदर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसे समझने के लिए। जैसे कहा जाता है नो किंग इज ग्रेटर देन अशोका, ये भी सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कहते हैं, मान के चलो दुनिया में 100 किंग होता, मान लो 100 किंग होता, टोटल 100 किंग, ठीक है। अब 100 किंग में क्या है, 1 किंग का अशोका हो गया, अब कितना बच गया रेस्ट, 99 किंग, 99 किंग्स, 99 किंग्स। 100 किंग्स है टोटल, 100 राजा हैं, और उसमें एक हो गया अशोका, बाकी 99 बच गए हैं। अब एक बात होता है, जब हम कहते हैं कि कोई भी राजा अशोका के जैसा महान नहीं है, तो इसका मतलब हम किसके बारे में बात करते हैं, अशोका को लेके बात करते हैं या अशोका को छोड़ के बात करते हैं। तो अशोका को छोड़ करके जो 99 राजा बच गया ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस 99 राजा में कोई भी अशोका के जैसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अशोका को छोड़ने के लिए क्या वर्ड आता है, अदर। तो नो किंग इज ग्रेटर देन अशोका, इसमें हो गया कि 100 के 100 किंग में अशोका से बेहतर कोई नहीं है, और उस 100 में अशोका भी है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए हमें यहाँ अशोका को हटाना होगा, और इसीलिए वर्ड क्या आएगा, अदर। तो सही जो सेंटेंस क्या होगा, नो अदर किंग इज ग्रेटर देन अशोका, है ना। कोई और किंग मतलब, ठीक है ना, कि और कोई अशोका के छोड़ के और जितने सारे किंग हैं वो अशोका के से महान, ग्रेटर नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू आर डिफरेंट एंड बेटर देन राहुल। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंसेस में एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं और उन अलग अलग वर्ड को अलग अलग प्रीपोजिशन चाहिए। हम कहाँ मिस्टेक करते हैं कि सभी वर्ड्स को एक ही प्रीपोजिशन दे देते हैं। जैसे यू आर डिफरेंट एंड बेटर देन, भाई बेटर देन तो सही है, लेकिन डिफरेंट कहाँ सही है। हमने डिफरेंट के साथ भी देन लगा दिया, बेटर साथ भी देन लगा दिया। यू आर डिफरेंट एंड बेटर देन नहीं, डिफरेंट के साथ अलग प्रीपोजिशन आता है और बेटर के साथ अलग, यहाँ देन आया तो डिफरेंट फ्रॉम होता है। यू आर डिफरेंट फ्रॉम एंड बेटर देन राहुल, तो ये सेंटेंस सही होगा। तो इसीलिए डिफरेंट के साथ अलग प्रीपोजिशन जोड़ दे, यू आर डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, द रीजन वाई सोहन इज एब्सेंट टुडे इज बिकॉज ही इज इल। होता क्या है,
ध्यान से सुने कि द रीज़न रहे या फिर द रीज़न वाई रहे, तो इसके बाद बिकॉज का इस्तेमाल नहीं बल्कि किसका इस्तेमाल होता है, दैट का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए बिकॉज को हटा दें और क्या लगा दें, दैट। कि वो कारण क्या है सोहन के एब्सेंट होने का, वो कारण ये है कि द रीज़न वाई सोहन इज एब्सेंट टुडे, सोहन के आज एब्सेंट होने का रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि दैट, कि ही इज़ इल, वह बीमार है। इसलिए बिकॉज नहीं बल्कि क्या आएगा, दैट आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा वो है, सी डिनाइड टू स्टील द कार। ध्यान से सुनिए कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे डिनाई, जैसे यहाँ पर मान के चलो डिनाई हो गया, अवॉइड हो गया, माइंड हो गया, गिव अप हो गया, मिस हो गया, एंजॉय हो गया, पोस्टपोन हो गया, फिनिश हो गया, कंसीडर हो गया। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद टू प्लस वर्ब वन नहीं बल्कि क्या होता है, जेरंड, मतलब सीधे वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने सुना होगा बार बार, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, है ना, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। तो माइंड ओपनिंग द डोर ना कि टू, वुड यू माइंड टू ओपन द डोर, है ना, टू ओपन द डोर। तो वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, तो माइंड का क्या आ रहा है, ओपनिंग द डोर, मतलब वर्ब में क्या आ जा रहा है, ING। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि कहीं भी वर्ब आपको दिखे क्या करें, इसके बाद आप वर्ब में ING लगाए ना कि टू प्लस वर्ब वन। तो इसलिए यहाँ टू कट जाएगा और वर्ब वन भी कट जाएगा। तो इसलिए सही क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा सही होगा वो क्या होगा, वुड यू माइंड सी डिनाइड स्टीलिंग द कार। स्टील नहीं बल्कि स्टीलिंग, वर्ब में क्या आ जाएगा, ING। क्लियर हो गया जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिम कमिंग लेट। ये सवाल बिल्कुल गलत है। क्या इसके पीछे रूल है, तो इसके पीछे रूल्स को हम जान लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव केस होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जैसे हिम, जैसे देम, जैसे मी, तो आई का हो गया मी, यू का तो यू ही होगा, ही का हो गया हिम, दे का हो गया देम। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे इस्तेमाल होता है। लेकिन एक होता है पॉजिटिव केस, जिससे अधिकार के बारे में पता चलता है, जैसे माई, जैसे योर, जैसे कि देयर, जैसे कि हीज। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव केस अगर रहेगा तो उसके बाद भी वर्ब में ING आएगा, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसके बाद भी वर्ब में क्या आएगा, ING आएगा। क्लियर हो गया जी। लेकिन अब तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है, ध्यान सुनिए। अगर पॉजिटिव केस के बाद वर्ब में अगर ING आता है तो उसका मतलब होता है क्रिया प्लस ना। ठीक है, जैसे उसका आना, तो आना क्रिया प्लस ना हो गया, क्रिया क्या है, आना प्लस ना। ठीक है, उसका मुस्कुराना, मेरा वहाँ जाना, तुम्हारा इस काम का करना, है ना, तुम्हारे द्वारा कॉपी में लिखना, तो क्या क्रिया प्लस ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस अगर आ गया और वर्ब में इसके बाद भी वर्ब में आ सकता है, इसका मतलब हो जाता है क्रिया प्लस तातेतिव हुआ हुए, मतलब करते हुए, तो क्रिया होगा करना, और ते हुए करते हुए, बैठते हुए, बोलते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए, तो सुनना क्रिया हो गया, अर्ते हुए। बात समझ में आ गया। तो इसीलिए आपको सेंटेंस पढ़ करके सेंस देखना होगा कि सेंस क्या आ रहा है, क्रिया प्लस ना आ रहा है या क्रिया प्लस तातेती आ रहा है। अगर क्रिया प्लस ना आएगा तो इसका मतलब पॉजिटिव केस का इस्तेमाल होगा, और क्रिया प्लस तातेती आएगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा। पहला क्वेश्चन जो यहाँ है उसको पढ़ के देखते हैं कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिम कमिंग लेट, है ना, उसके लेट आने की संभावना नहीं है। अब बात ध्यान से, उसके लेट आना, तो क्या आ गया, क्रिया प्लस ना आना, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव केस का इस्तेमाल होगा। तो हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, इसी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हीज। तो सही आंसर क्या होगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज कमिंग लेट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है, आई फाउंड हिम स्लीपिंग ऑन द ग्रास, मैंने उसे पाया घास पे सोते हुए। तो सेंस क्या आ रहा है, सोना क्रिया प्लस ते हुए, ता हुई, ती हुई, तो सोते हुए। इसका मतलब कि यहाँ पे जो भर में आई जिस पहले जो ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर हिम का इस्तेमाल हुआ ना कि हिज का, इसलिए सही है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको बात समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आई वुड प्रेफर टू डांस रादर देन सिंगिंग। ध्यान सुनिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो गया, वुड हो गया, प्रेफर हो गया, टू हो गया, वर्ब हो गया, रादर देन हो गया, फिर बेयर इन्फिनिटी। बेयर इन्फिनिटी का मतलब बिना टू के वर्ब आएगा, मतलब डायरेक्ट वर्ब वन आएगा। यहाँ पे लोग दो तरह मिस्टेक करते हैं। एक क्या करते हैं कि यहाँ पर सिंगिंग लगा दिया। ये बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि टू सिंग लगा देता है,
टू डांस, टू सिंग, तो गलत है। आपको सिंपली क्या करना है, वर्ब वन डालना है, बेयर इन्फिनिटिव मतलब बिना टू के। जैसे सही सेंटेंस का क्या होगा, आई वुड प्रीफर टू डांस रादर देन सिंग, ये सही है, ना कि टू सिंग, ना कि सिंगिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। जितने तरीके से सोशल मीडिया आपके अकाउंट चलाते हैं आप, मेरा हाथ जोड़ी विनती है आपसे कि फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर आपका इंस्टाग्राम है, सब में वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।